नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर विचार करने से इनकार किया। याचिका में कोर्ट से बढ़ती गैर निष्पादित संपत्तियों से संबंधित मुद्दे को हल करने के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्न की पीठ ने कहा कि ये नीति का विषय है और इसलिए न्यायालय इस संबंध में दिशा निर्देश नहीं बना सकता। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक वकील के परिसर में तलाशी और जब्ती अभियान चलाते समय पुलिस या जांच अधिकारियों द्वारा पालन किए जाने वाले दिशा निर्देश जारी करने की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने कहा, सीआरपीसी के तहत परिसर में तलाशी और जब्ती के तरीके के बारे में पर्याप्त प्रावधान है। बेंच आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अध्याय 7 का जिक्र करते हुए किसी भी व्यक्ति के परिसर में तलाशी लेने की प्रक्रिया का विस्तार से उल्लेख किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार को प्रयागराज में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से लोकप्रिय अल्फ्रेड पार्क के क्षेत्र में निर्मित कब्रों, मजारों या मस्जिद सहित सभी अवैध अतिक्रमणों को 3 दिनों के भीतर हटाने का निर्देश दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने इलाहाबाद लेडीज क्लब बनाम जितेंद्र नाथ सिंह और अन्य 2007-11 SCC 609 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि पार्क में सभी अवैध अतिक्रमण जो 1975 के बाद आए को 2 दिनों के भीतर ध्वस्त कर देना चाहिए। जस्टिस अनूप जे. भंवानी और जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल ने कहा, अदालतों को मृत्यु समीक्षक की भूमिका अदा नहीं करनी चाहिए और कानूनी या संवैधानिक अधिकारों की तभी सुनवाई नहीं करनी चाहिए जब वे मृत हो जाएं। इसके बजाय हमें डॉक्टर की भूमिका निभानी चाहिए और ऐसे अधिकारों को मृत्यु से पहले उन्हें बचाना चाहिए। अदालतों को इस प्रकार के अधिकारों को खत्म करने और दफन होने से बचाने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठाना चाहिए। पीठ ने अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार करते हुए कहा कि स्वामी भारतीय रिजर्व बैंक के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसमें बढ़ते एनपीए के मुद्दे और शेयरों के खिलाफ ऋण के अनुदान से संबंधित विशिष्ट मुद्दे को संबोधित करने के लिए मौजूदा दिशा निर्देशों में संशोधन की मांग की जाएगी। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने व्यक्तिगत रूप से पेश हुए डॉक्टर स्वामी से कहा, हम दिशा निर्देश कैसे तैयार करते हैं, ये विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। मुकेश अंबानी के आवास के पास कार बम धमाके मामले में बर्खास्त सहायक पुलिस निरीक्षक और मुख्य आरोपी सचिन वाजे ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वाजे ने अपनी बाईपास सर्जरी के बाद रिकवरी के लिए हाउस कस्टडी के आवेदन पर विशेष अदालत द्वारा राहत देने से इनकार करने के बाद हाईकोर्ट का रुख किया। न्यायमूर्ति नितिन जामदार और न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की पीठ ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वाजे की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2008 के सिलसिलेवार विस्फोटों के मामले में 12 साल से अधिक समय से विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में बंद एक व्यक्ति को जमानत दी। कोर्ट ने कहा कि अदालतों को डॉक्टर की भूमिका निभानी चाहिए और संवैधानिक अधिकारों को मृत्यु से बचाना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़कड़डुमा कोर्ट में दिल्ली दंगों के मामले की सुनवाई कर रहे एएसजे विनोद यादव सहित कुल 11 न्यायिक अधिकारियों, 7 मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और 4 अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के ट्रांसफर का आदेश जारी किया। एएसजे यादव, जो दंगों के मामले में जांच करने के दिल्ली पुलिस के तरीके के आलोचक रहे हैं, को न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट के स्थान पर विशेष न्यायाधीश पीसी अधिनियम सीबीआई के रूप में राउज एवेन्यू कोर्ट में स्थानांतरित किया गया है, जो बदले में एएसजे यादव की जगह कड़कड़डुमा कोर्ट आए। आर्यन खान के दोस्त अरबाज मर्चेंट 26 ने क्रूज शिप ड्रग्स मामले में मैजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष जमानत के लिए अर्जी दायर की है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर भौतिक तथ्यों को छुपाकर अदालत को गुमराह करने का आरोप लगाया है।
मर्चेंट ने दावा किया है कि कथित तौर पर उसके पास केवल 6 ग्राम छोटी मात्रा में चरस बरामद करने के बावजूद उसके और खान के खिलाफ एनसीबी के रिमांड आवेदन में 3 अक्टूबर को मामले में बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद करने का उल्लेख किया गया था। उन्होंने एनसीबी के आरोपों को झूठा और फर्जी बताया। मर्चेंट, खान और मोमुन धमेचा को कथित ड्रग केस में गिरफ्तार किया गया था और रविवार को अदालत के सामने पेश किया गया था। बाद में उनकी हिरासत गुरुवार तक बढ़ा दी गई थी। इन पर एनडीपीएस अधिनियम के तहत धारा 20B, 27, 28, 29 और धारा 35 सहपठित धारा 8C के तहत आरोप लगाए गए हैं। मर्चेंट ने अपनी अर्जी में कहा, ये सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन पक्ष ने भौतिक तथ्यों को छुपाकर इस माननीय न्यायालय को गुमराह किया है। केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को कोविड-19 के बाद इलाज के लिए सरकार द्वारा शुल्क वसूलने के कदम पर असंतोष व्यक्त किया। अदालत ने फैसला सुनाया कि 1 महीने का अनुवर्ती उपचार आदर्श रूप से मुफ्त प्रदान किया जाना चाहिए। कोर्ट ने देखा कि कोविड-19 रोगियों की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद भी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन और न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागत की एक खंडपीठ केरल निजी अस्पताल एसोसिएशन द्वारा निजी अस्पतालों में कोविड-19 के उपचार के लिए राज्य द्वारा निर्धारित एकीकृत दरों को चुनौती देने वाली कुछ पुनर्विचार याचिकाओं पर विचार कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि राजस्व रिकॉर्ड स्वत्वाधिकार का दस्तावेज नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा कि केवल राजस्व रिकॉर्ड में एक प्रविष्टि के आधार पर एक पट्टेदार भूमि पर किसी भी अधिकार का हकदार नहीं होगा। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम की पीठ हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें न्यायालय ने चकबंदी उप निदेशक लखनऊ द्वारा पारित 8 जुलाई 2004 के आदेशों को रद्द कर दिया था, जिसमें खसरा संख्या 1576 और 1738 के राजस्व प्रविष्टि को वन विभाग के नाम से संशोधित करने का आदेश दिया गया था और प्रतिद्वंदी दावेदारों के दावे को खारिज कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुए बवाल की जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया है। प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को पूरे कांड की जांच का जिम्मा सौंपा है। श्रीवास्तव को 2 महीने के भीतर इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश के गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि जांच आयोग के गठन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आयोग को जांच के लिए 2 महीने का वक्त दिया गया है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल की ओर से 6 अक्टूबर जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के सेक्शन 3 के तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव के अंतर्गत एक सदस्यीय जांच आयोग गठित किया जाता है। इसका मुख्यालय लखीमपुर खीरी में होगा। आयोग को जांच के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से 2 महीने तक का वक्त रिपोर्ट सौंपने के लिए दिया जा रहा है। आयोग के कार्यकाल में किसी भी तरह का बदलाव को लेकर सरकार फैसला लेगी। लखीमपुर खीरी मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रमना ने कहा कि 2 अधिवक्ताओं ने मंगलवार को अदालत को एक पत्र लिखा था और हमने अपनी रजिस्ट्री को पत्र को जनहित याचिका के रूप में दर्ज करने का निर्देश दिया, मगर गलत संचार मिसकम्युनिकेशन के कारण उन्होंने इसे एक स्वतः संज्ञान मामले के रूप में दर्ज किया। कोर्ट ने दोनों वकीलों को पेश होने को कहा है और आज ही इस मामले की सुनवाई होगी। बता दें कि मंगलवार को 2 वकीलों ने उच्चतम न्यायालय को पत्र लिखकर शीर्ष अदालत की निगरानी में इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने का अनुरोध किया था। वकीलों ने पत्र को जनहित याचिका के तौर पर लेने का भी अनुरोध किया था। रविवार को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों के प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में 4 किसानों समेत कुल 9 लोग मारे गए थे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज बताया कि गलत संचार की वजह से ये मामला जनहित याचिका के रूप में दर्ज होने के बजाय स्वतः संज्ञान मामले के रूप में दर्ज हो गया। मामले की सुनवाई शुरू होते ही सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को मामले को जनहित याचिका के तौर पर दर्ज करने को कहा है, जिस पर आज ही सुनवाई होगी। दरअसल शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई वाद सूची के अनुसार चीफ जस्टिस एनवी रमना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ मामले को सुनेगी।
फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।